क्या कभी किसी ने इस बात पे गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल पब्लिशर्स में से एक का ये साफ मानना है कि अगर कोई इंसान एक अच्छी, सुरक्षित और हाई पेइंग नौकरी में है तो उसके सच में बहुत अमीर बनने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मतलब आमतौर पर जब इंटरनेट पर अमीर बनने के तरीकों की बात होती है तो वो चर्चा एकदम जंक फूड की तरह लगती है। हाँ, सुनने में बहुत आकर्षक और पचाने में आसान। सही कहा, पर असल में उसका कोई ठोस फायदा नहीं होता। मतलब वो रातों रात लखपति बनने के नुस्खे या कोई जादुई फॉर्मूला जो बिना मेहनत के पैसे दे दे। लेकिन आज हमारी इस गहरी चर्चा में हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो उस मीठे जंक फूड की तरह बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। ये तो एक कड़वी दवा की तरह है, एक ऐसी दवा जिसे निगलना मुश्किल है, लेकिन असल में बीमारी का इलाज वही चढ़ती है। आज हम फेलिक्स डेनिस की 2008 की मशहूर किताब हाउ टू गेट रिच के नोट्स और सारांश पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और इस पूरी चर्चा की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि फेलिक्स डेनिस कोई आम फाइनेंस गुरु नहीं थे। हाँ, वो सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रहे थे। बिल्कुल, वे एक असल अरबपति थे। उन्होंने मैगजीन जैसी मैगजीन का एक बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। और उनकी किताब कोई पारंपरिक कोई फाइनेंशियल प्लानिंग या शेयर बाजार की गाइड नहीं है। तो फिर ये मुख्य रूप से किस बारे में है? ये पूरी तरह से संपत्ति निर्माण के कठोर मनोविज्ञान के बारे में है। देखिए, डेनिस अपनी किताब में पैसों के गणित से ज्यादा इंसान के दिमाग, जोखिम लेने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच जो लड़ाई चलती है ना, उसकी बात करते हैं। तो चलिए इस मानसिकता को थोड़ा विस्तार से डिकोड करते हैं। इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर सिर्फ स्मार्ट होना ही काफी क्यों नहीं है। अपार धन के लिए वास्तव में किस स्तर के बलिदान की जरूरत होती है। डेनिस की किताब शुरुआत में ही आराम के भ्रम और नौकरी के जाल पर बहुत सीधा प्रहार करती है। उनका साफ मानना है कि अमीर बनने की सच्ची इच्छा, जिसे वो बर्निंग डिजायर कहते हैं, वो उन लोगों में कभी पनप ही नहीं सकती जो जीवन में बस आराम तलाशते हैं। मतलब जो लोग सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं। बिल्कुल। इसको अगर हम साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो इंसान स्वाभाविक रूप से सुरक्षा ही चाहता है। एक तय आमदनी हो, एक सुरक्षित भविष्य हो, हर महीने बैंक अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट आ जाए, बस वही। लेकिन डेनिस का सबसे कड़ा संदेश यही है कि नौकरी करके कोई इंसान कभी बहुत अमीर नहीं बन सकता। जब कोई व्यक्ति किसी और के लिए काम कर रहा है तो वो मूल रूप से अपने समय का सौदा कर रहा है। अपना समय और अपनी ऊर्जा बेच रहा है। हाँ, अपनी ऊर्जा, अपनी जवानी सब बेच रहा है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति, यानी उसका बॉस या कंपनी का मालिक, वो अमीर बन सके। कॉर्पोरेट ढांचा इसी तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मुझे एकदम जिम की ट्रेडमिल की तरह लगता है। कोई व्यक्ति उस ट्रेडमिल पर लगातार दौड़ रहा है, बहुत पसीना बहा रहा है, सांसें फूल रही हैं उसकी। हाँ, लेकिन वो असल में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा है। वो सालों साल वहीं का वहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस पसीने और मेहनत का असली मुनाफा तो उस जिम का मालिक कमा रहा है जिसने वो ट्रेडमिल वहां लगाई है। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण है ये। नौकरी भी कुछ हद तक उसी ट्रेडमिल की तरह है जो सिर्फ ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने के लिए पैसा देती है। वित्तीय स्वतंत्रता कभी नहीं देती। कभी नहीं। और उस ट्रेडमिल से उतरना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हर महीने जो सैलरी मिलती है वो एक लत बन जाती है। एक मीठा जहर कह सकते हैं ऐसे। बिल्कुल। इंसान को उस पैसे की आदत पड़ जाती है जो उसे बस अगली सैलरी तक जीवित रख सके। असफलता का डर इतना हावी हो जाता है कि कोई भी उस सुरक्षित माहौल को छोड़ना ही नहीं चाहता। पर रुको, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना होगा। एक सवाल है मेरे दिमाग में। हाँ, बताइए। क्या एक नौकरी वो शुरुआती पूंजी, वो कैपिटल नहीं देती जो कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी होती है? मेरा मतलब है, हर किसी के पास तो शुरुआत में बिजनेस में लगाने के लिए लाखों रुपए नहीं होते ना। जी तो है। तो क्या नौकरी को पूरी तरह से नकार देना या उसे बस एक जाल बता देना थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? देखा जाए तो वो ट्रेडमिल ही तो शुरुआती फिटनेस दे रही है ना? ये एक बहुत ही व्यवहारिक बिंदु है आपका। देखिए, डेनिस ये नहीं कह रहे हैं कि शुरुआती दिनों में काम करना या अनुभव लेना गलत है। नौकरी शुरुआत के लिए ठीक हो सकती है, एक तरह का शुरुआती धक्का देने के लिए। हाँ, वो बीच पूंजी दे सकती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वो नौकरी एक कंफर्ट जोन बन जाती है। शुरुआती कैपिटल जमा करने के लिए 2-3 साल काम करना एक अलग बात है, और 10 साल तक उसी में फंसे रहना अलग बात है। एकदम सही। 10 साल तक सिर्फ इसलिए फंसे रहना क्योंकि वहां से हर महीने एक चेक आता है, वो असल जाल है। डेनिस का तर्क यह है कि जब तक कोई व्यक्ति खुद की कंपनी का मालिक या ओनर नहीं बनता, तब तक वो केवल समय के बदले पैसे का सौदा ही कर रहा है।
मतलब शुरुआती पूंजी के लिए काम करना ठीक है, लेकिन उसी को अपना अंतिम मुकाम मान लेना असल गलती है। बिल्कुल वही। तो इस सब का असल निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर इस नौकरी रूपी ट्रेडमिल से कोई मंजिल नहीं मिलती, तो फिर संपत्ति निर्माण का असली वाहन क्या है? इसका बहुत सीधा सा जवाब है हिस्सेदारी, यानी इक्विटी। स्वामित्व ही सब कुछ है। 100%। अमेरिका असली मंत्र इक्विटी है। फेलिक्स डेनिस बहुत सख्ती से इस बात पर जोर देते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को शुरुआत में अपनी कंपनी का 1% हिस्सा भी किसी को नहीं देना चाहिए। 1% भी नहीं। ये तो आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो मानसिकता है, उसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट है। आज तो लोग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स या वीसी को दे देते हैं। हाँ, बस पैसा दिखना चाहिए। लेकिन डेनिस का मानना है कि विचार या कह लें आइडियाज बहुत सस्ते होते हैं। हर किसी के पास दुनिया बदलने वाला कोई ना कोई शानदार आइडिया होता ही है। हाँ, आइडियाज तो बस हवा में तैर रहे हैं। मैं भी मानती हूँ कि असल कीमत तो उनके एग्जीक्यूशन की होती है। और उस एग्जीक्यूशन पर 100% मालिकाना हक बनाए रखने की होती है। शुरुआत नहीं अपनी कंपनी की इक्विटी दे देना, ऐसा है जैसे किसी बीज के पेड़ बनने से पहले ही उसकी शाखाएं काटकर बांट देना। बहुत सही कहा। अभी तो बीज जमीन में बोया ही है, वो पौधा भी नहीं बना और भविष्य के सारे फल पहले ही किसी और के नाम कर दिए गए। और यही कारण है कि डेनिस पूंजी जुटाने की कड़वी सच्चाई को बहुत बेबाकी से सामने रखते हैं। बाहरी निवेश या वेंचर कैपिटल लेने का सीधा सा मतलब है अपना मालिकाना हक कम करना, अपना नुकसान करना एक तरह से। बिल्कुल। इसे गणित के नजरिए से समझें। अगर कोई अपनी कंपनी का 50% हिस्सा किसी निवेशक को दे देता है, तो इसका मतलब है कि भविष्य में वो कंपनी जो भी मुनाफा कमाएगी, उसका आधा हिस्सा तो हमेशा के लिए चला गया। जितना ज्यादा मालिकाना हक होगा, भविष्य में कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ उतनी ज्यादा होगी। इसलिए डैनिश की सबसे बड़ी सलाह है कि जितना हो सके बूटस्ट्रैपिंग करें। बूटस्ट्रैपिंग यानी बिना किसी बाहरी निवेश के खुद के दम पर और अपने सीमित संसाधनों के साथ बिजनेस को खड़ा करना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी के पास बिल्कुल पैसा ना हो, तो बिना बाहरी निवेश के बूटस्ट्रैपिंग करना और अपनी 100% ओनरशिप बचाए रखना, ये कितना संभव है? क्या ये बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाने जैसी बात नहीं हो गई? देखिए, ये चुनौती बहुत बड़ी लगती है, लेकिन डैनिश इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग सिर्फ एक वित्तीय मजबूरी नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक माइंडसेट है, एक मानसिकता है। सीमित संसाधनों में काम करना ही असल में एग्जीक्यूशन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अच्छा, मतलब जब आपके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ ना हो। और जब बैंक में बाहरी निवेशकों का करोड़ों रुपए पड़ा होता है ना, तो गलतियां करना और पैसा बर्बाद करना बहुत आसान होता है। इंसान सोचता है अरे इन्वेस्टर का पैसा है। हाँ, वो जवाबदेही वैसी नहीं रहती। लेकिन जब पैसा अपना हो और बहुत सीमित हो, तो हर एक रुपए को बहुत सोच समझकर खर्च किया जाता है। इंसान रचनात्मक तरीके खोजता है। डेनिस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कर्ज या बाहरी पैसा तभी लेना चाहिए जब आपका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से सफल साबित हो चुका हो। मतलब जब मशीन काम कर रही हो और सिर्फ उसे और तेज चलाने के लिए ईंधन की जरूरत हो, तब पैसा लें। बिल्कुल। मशीन बनाने के लिए बाहर से पैसा लेना ओनरशिप के लिए आत्महत्या के समान है। ठीक है, इस बात को मान लेते हैं। मान लीजिए किसी ने असफलता का डर पार कर लिया, उसने नौकरी की ट्रेडमिल छोड़ दी और 100% इक्विटी के साथ अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर लिया। उसने बूटस्ट्रैपिंग भी कर ली। हाँ, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान अकेले सब कुछ तो नहीं कर सकता ना। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। तो फिर इस बड़ी मशीन का निर्माण कैसे होता है? किसी भी कंपनी को बहुत बड़े स्तर पर ले जाने के लिए, उसे स्केल करने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे सबसे अहम भूमिका आती है काम सौंपने की, जिसे हम डेलीगेशन कहते हैं। डेलीगेशन, राइट। अमीर लोग खुद सारा काम नहीं करते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे लोग उनके लिए काम करते हैं। डेनिस का स्पष्ट मानना है कि एक सफल बिजनेस ओनर को हमेशा खुद से ज्यादा स्मार्ट लोगों को काम पर रखना चाहिए। खुद से ज्यादा स्मार्ट लोगों को काम पर रखना, ये मुझे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की याद दिलाता है। वो कैसे? देखिए, एक कंडक्टर खुद हर वाद्य यंत्र तो नहीं बजाता। वो शायद वायलिन बजाने वाले से बेहतर वायलिन न बजा सके या ड्रमर से बेहतर ड्रम न बजा सके। हाँ, सही बात है। लेकिन उसे ये अच्छी तरह पता होता है कि इन सभी एक्सपर्ट्स को एक साथ कैसे लाना है और उनसे एक बेहतरीन धुन कैसे निकलवानी है। जी। वो पूरी तस्वीर देखता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ अपने अपने इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करते हैं। क्या सटीक एनोलॉजी दी है आपने। डेनिस की किताब में भी ठीक यही बात समझाई गई है।
एक सफल मालिक का काम उन मेहनती और स्मार्ट लोगों को चुनना, उन्हें अच्छा रिवॉर्ड देना और उन्हें प्रेरित करना, ताकि वे उसके विजन को पूरा कर सके। बिल्कुल। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान डेनिस एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं, जिसे उन्होंने द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन या बड़ा भटकाव कहा है। द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, ये वो समय होता है ना जब कंपनी थोड़ी सफल होने लगती है और पहली बार बड़ा पैसा आना शुरू होता है। हाँ, एकदम वही। जब शुरुआती सफलता मिलती है तो इंसान का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। मतलब नई फेरारी खरीदना, शानदार पार्टियां देना, मीडिया की अटेंशन एंजॉय करना, मैगजीन्स में इंटरव्यू देना और फालतू के शौक पालना शुरू हो जाता है। डेनिस चेतावनी देते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले सिर्फ इस शुरुआती सफलता के बाद आलसी ना बने। फोकस नहीं खोना चाहिए। जब तक साम्राज्य पूरी तरह से खड़ा ना हो जाए, तब तक पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन और बिजनेस को बढ़ाने पर होना चाहिए। ये डिस्ट्रैक्शन कई अच्छे खासे बिजनेसेस को रातों रात खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या? अगर एक बिजनेस ओनर खुद से ज्यादा स्मार्ट और होशियार लोगों को काम पर रख रहा है, जो असल में उससे ज्यादा काम जानते हैं और एक तरह से कंपनी चला ही रहे हैं, तो वो अपना नियंत्रण और अपना 100% मालिकाना हक कैसे बनाए रखता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या वे स्मार्ट लोग एक दिन ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, ये मालिक तो कुछ नहीं करता, तो मैं खुद की कंपनी क्यों ना शुरू कर लूं? वे उससे छोड़कर क्यों नहीं जाएंगे? ये एक बहुत ही वाजिब डर है और यही डर कई लोगों को डेलीगेट करने से रोकता है। लेकिन यहीं पर एक विजनरी और एक सिस्टम बनाने वाले की भूमिका, जो ओनर है, वो सबसे अहम हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं वे बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन हर स्मार्ट इंसान जोखिम लेने को तैयार नहीं होता। याद कीजिए हमने शुरुआत में क्या चर्चा की थी? असफलता का डर और आराम का भ्रम। एकदम सही। ज्यादातर स्मार्ट लोग एक सुरक्षित उच्च वेतन वाली नौकरी ही पसंद करते हैं, जहां वे अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकें, बिना इस डर के कि अगर कंपनी डूब गई तो उनके घर की ईएमआई कैसे जाएगी। हाँ, उन्हें वो ट्रेडमिल वाली सुरक्षा चाहिए होती है। बिल्कुल। एक सिस्टम के मालिक के रूप में वो ओनर, वो ढांचा, वो विजन और सबसे बढ़कर वो सुरक्षा प्रदान करता है। स्मार्ट लोग काम करते हैं, वे सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन उस सिस्टम और इक्विटी का मालिक ही अंततः वो अपार संपत्ति बनाता है, क्योंकि उसने वो जोखिम लिया है जो बाकी स्मार्ट लोग लेने से डरते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि एक ओनर असल में उन स्मार्ट लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा कर रहा है और बदले में वो उसके सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, ये एक तरह का एक्सचेंज है। ये सब बहुत तार्किक लगता है, सिस्टम बनाना, फोकस रखना, 100% इक्विटी रखना। लेकिन डेनिस की किताब के अंतिम हिस्से में जब हम आते हैं तो ये गणित अचानक से एक बहुत ही गहरी और स्याह मनोवैज्ञानिक तस्वीर में बदल जाता है। हाँ, वो हिस्सा थोड़ा डार्क है। ये अमीर बनने की असली कीमत के बारे में बात करता है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये अपार धन कमाने को कोई बहुत ही सुखद या जादुई अनुभव नहीं बताते। इसके विपरीत ये इसे एक युद्ध की तरह परिभाषित करती है। एक ऐसा युद्ध जो फेलिक्स डेनिस ने अपनी जिंदगी में बहुत करीब से देखा था। वो खुद कई बार दिवालियां होते होते बचे थे। हाँ, उनका साफ मानना था कि हार केवल एक सबक है और जो इंसान हारने से डरता है वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता जो बड़ी दौलत बनाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन इस पूरे चर्चा का जो सबसे कड़वा निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि अमीर बनना एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है। बहुत ज्यादा। इसमें समय का, आराम का और कभी-कभी सबसे करीबी रिश्तों का भी भारी बलिदान देना पड़ता है। और यही वो मनोवैज्ञानिक बोझ है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। दुनिया स्मार्ट लेकिन गरीब लोगों से भरी पड़ी है। तो फिर असली फर्क कहाँ आता है? डेनिस कहते हैं कि असली फर्क सिर्फ बुद्धि का नहीं है, असली फर्क है दृढ़ संकल्प का, लगातार डटे रहने का और मालिक बनने की उस जिद का जो कभी हार नहीं मानती। ये एक ऐसा युद्ध है जो रोज लड़ा जाता है, जहां हर दिन मतलब हर सुबह कोई ना कोई नई मुसीबत सामने खड़ी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर दार्शनिक सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। पूछे। अगर अपार धन कमाने की असली कीमत करीबी रिश्ते हैं, मानसिक सुकून है और बुनियादी आराम है, तो क्या इसे सच में एक जीत कहा जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए और समाज में एक रुतबा हासिल करने के लिए इस पीड़ा को, इस सफरिंग को बहुत ज्यादा महिमा मंडित या रोमांटिसाइज तो नहीं कर रहे? देखिए, अगर डेनिस की किताब का हम गहराई से विश्लेषण करें तो वो इस पीड़ा को बिल्कुल भी महिमा मंडित नहीं कर रही है। अच्छा। हाँ,
वो सिर्फ एक बहुत ही कठोर वास्तविकता को सामने रख रही है। किताब का मुख्य तर्क यही है कि ये रास्ता सबके लिए है ही नहीं। हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, ये एक सचेत चुनाव है, एक कॉन्शियस चॉइस है। जो भी इस रास्ते पर चलना चाहता है उसे ये तय करना होगा कि क्या वो इस युद्ध के लिए तैयार है। यदि किसी का लक्ष्य सिर्फ एक आरामदायक और खुशहाल जीवन है तो ये रास्ता वहां नहीं जाता। तो फिर ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता अपार संपत्ति की ओर जाता है और उसकी एक तय कीमत है जो चुकानी ही पड़ेगी। ये कोई नैतिक फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक कारण और प्रभाव का नियम है। तो अगर आपको वो धन चाहिए तो आपको वो कीमत देनी ही होगी। एकदम सही। ठीक है, तो आइए इस पूरी गहरी चर्चा के सबसे अहम बिंदुओं को समेटते हैं। हमने इस कड़वी दवा से क्या-क्या सीखा? काफी कुछ सीखा है आज। सबसे पहली बात, उस नौकरी की मानसिकता से बाहर आना जो सिर्फ सुरक्षित रखती है लेकिन कभी स्वतंत्र नहीं होने देती। हाँ, वो ट्रेडमिल वाली बात। दूसरी बात, अपनी इक्विटी, अपने मालिकाना हक पर 100% पकड़ बनाए रखना और बाहरी निवेशकों के लालच में न फंसना। बूटस्ट्रैपिंग का महत्व। बिल्कुल। तीसरी बात, सिर्फ आइडियाज के ख्याली पुलाव पकाने से ज्यादा उनके एग्जीक्यूशन पर जोर देना और खुद से स्मार्ट लोगों का एक ऐसा सिस्टम बनाना जो एक बड़े विजन के लिए काम करे। और उन्हें वो सुरक्षा देना जो उन्हें चाहिए। सही कहा। और अंत में ये पूरी तरह से स्वीकार करना कि अपार धन का निर्माण कोई सुखद सैर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बलिदान मांगने वाला युद्ध है। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि भले ही किसी का लक्ष्य फेलिक्स डेनिस की तरह एक बहुत बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य बनाना ना हो, फिर भी इस चर्चा के सिद्धांत बहुत मायने रखते हैं। वो कैसे? आम लोगों की जिंदगी में ये कैसे लागू होता है? देखिए, ओनरशिप और एग्जीक्यूशन की ये बुनियादी सिद्धांत किसी भी इंसान को उसके करियर और उसके वित्तीय फैसलों को एक नए और बहुत ही स्पष्ट नजरिए से देखने में मदद कर सकते हैं। हाँ, एक नई दृष्टि देते हैं। ये इस बात का आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है कि क्या कोई अपनी जिंदगी का खुद मालिक है या सिर्फ किसी और के बनाए सिस्टम का हिस्सा मात्र है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही सबसे बड़ी बात है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि ये चर्चा कोई जंक फूड नहीं बल्कि एक कड़वी दवा है। और दवा असर भी कर रही है। बिल्कुल। और इस दवा के असर को हम यहीं खत्म नहीं करेंगे। इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा विचार सामने आता है जिसे खुला छोड़ना जरूरी है। वो क्या है? सोचिए, अगर अपार संपत्ति का निर्माण पूरी तरह से इस 100% मालिकाना हक और युद्ध जैसी मानसिकता पर निर्भर है, तो क्या संपत्ति का निर्माण हमेशा एक जीरो सम गेम होता है? मतलब एक की जीत और दूसरे की हार। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर हर कोई ये सोच ले कि उसे दूसरों को काम पर रखकर खुद ही मालिक बनना है और कोई भी कर्मचारी नहीं बनना चाहता, तो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पूरे समाज का ढांचा कैसा दिखेगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या अपार धन की ये अंधी दौड़ और व्यक्तिगत या सामाजिक खुशी कभी एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं? इस कड़वी लेकिन जरूरी बात पर विचार जरूर कीजिएगा। वाकई गहराई से सोचने के लिए एक बेहतरीन मुद्दा है। तो आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। इस सोच के साथ हम विदा लेते हैं।